सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया था। उन्होंने जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ही बेसिस पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और इस काम के लिए जो है उन्हें 1921 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं और फोटॉन का जो एनर्जी होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू जो उस फोटॉन का फ्रीक्वेंसी होता है वो। यहां पर ये जो h आपको दिख रहा है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट और यहां पर ये जो न्यू दिख रहा है ये फोटॉन का फ्रीक्वेंसी है और यहां पर ये जो h है इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के। अब हम ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने कौन सा इक्वेशन दिया था। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक मेटल है और एक इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया कि यहां पर इसके मेटल के जो है बिल्कुल सरफेस या सरफेस के आसपास है यहां पर। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है यहां पर इस पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो लाइट होता है ये एनर्जी के जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है जिसे कि हम फोटॉन कहते हैं। तो यहां पर ये जो फोटॉन है ये कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा है और यहां पर जो है फोटॉन का जो एनर्जी होता है ये बराबर होता है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो h इनटू इस फोटॉन का जो फ्रीक्वेंसी है जो कि हम मान लेते हैं वो है यहां पर न्यू। तो यहां पर इस फोटॉन का एनर्जी है। अब जैसे कि हमें पता है कि किसी मेटल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना है तो जो हम फोटॉन उस पर इंसिडेंट करेंगे उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कम से कम होना चाहिए क्योंकि अगर उससे भी कम हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से इजेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा इस मेटल का वो हमने मान लिया वो है यहां पर न्यू नॉट। तो अब जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगा जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका एनर्जी क्या होगा उसके लिए हम सिंपली इसी में हम प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस को ब्रेक करके बाहर आ सकता है और हम इसी मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं जिसे कि हम W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया वर्क फंक्शन इस मेटल का। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर सरफेस को ब्रेक करके बाहर आना है तो कम से कम इस फोटॉन के पास जो है इतना एनर्जी होना चाहिए। अब इस फोटॉन के पास एनर्जी कितना है वो है यहां पर h न्यू और इस एनर्जी को जो है यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका जो है एक पार्ट इस सरफेस को इस मेटल के सरफेस को ब्रेक करके बाहर आने में खर्च हो जाता है जो कि यहां पर बराबर होगा h न्यू नॉट के। तो इतना एनर्जी जो है सरफेस को ब्रेक करके बाहर आने में खर्च हो गया और जो बचा रहा वो इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर रहेगा। सो इसके पास जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहां पर जो है इसके पास क्या होगा इसके पास होगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी। तो हमने मान लिया कि यहां पर इसके पास ये है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो h न्यू है ये दो पार्ट में खर्च हो गया। एक पार्ट यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलवाने में खर्च हो गया और जो बचा रहा वो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के तौर पर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो h न्यू होगा ये बराबर होगा वर्क फंक्शन W0 प्लस जो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा ये। तो यहां पर ये जो h न्यू है ये दो भाग में जो है यहां पर ये खर्च हो गया। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो h न्यू होगा ये बराबर होगा वर्क फंक्शन की जगह पर हम इसे लिख सकते हैं सो h न्यू नॉट प्लस यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये। अब यहां से हमें यह देखना है कि क्या जो भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से बाहर निकलेगा सबका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो उसके लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर चलिए इस मेटल के अंदर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर यही फोटॉन इस पर जो है इंसिडेंट किया जाता है। तो यहां पर अगर इतना एनर्जी जो है
इतना एनर्जी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए सरफेस को ब्रेक करके जो है, सरफेस को यहां पर ब्रेक करके बाहर आने में कितना खर्च होगा, यहां पर इतना खर्च हो जाएगा h न्यू नॉट। लेकिन यहां से यहां तक इस रास्ते में, यहां से यहां तक आने में जो एटम होंगे उनसे ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो यहां से यहां तक आने में भी जो है एनर्जी खर्च कर देगा, क्योंकि जब एटम से टकराएगा तो इसका एनर्जी लॉस होगा। तो यहां से यहां तक आने में और एनर्जी खर्च हो जाएगा। तो जब यहां से यहां तक आने में एनर्जी और खर्च हो जाएगा, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से जो है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, इस सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकलेगा, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर इससे कम होगा, क्योंकि इसने जो है रास्ते में यहां पर एनर्जी को खर्च कर दिया है, इसका लॉस हुआ एनर्जी। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर से निकलता है, तो इसका जो एनर्जी होगा जब सरफेस के बाहर आएगा, तो इसका जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, वो इससे भी कम होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से, जितना अंदर से निकलेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी उतना कम होगा। तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस से निकलेगा, जो किसी भी एटम से नहीं टकराएगा, उसका जो है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, अर्थात वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हम मान रहे हैं कि बिल्कुल सरफेस से निकल रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। सो यहां पर हम लिख देते हैं के मैक्स। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो देखिए किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हमने मान लिया कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है m, और इसका जो स्पीड है जब ये बाहर निकला है सरफेस से, इसका जो स्पीड है वो हमने मान लिया कि वो है v मैक्स। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये होगा हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन का जो मास है इंटू यहां पर ये जो v मैक्स होगा उसका स्क्वायर। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम जो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ही डिराइव कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं के मैक्स, और यहां पर भी हम लिख सकते हैं के मैक्स। तो हम इसके जगह पर जो है हम इसे रख सकते हैं। तो फिर यहां से ये बन जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे जो है इस साइड भेजते हैं और h को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा, हमने h को जो है कॉमन आउट कर लिया, तो यहां पर ब्रैकेट में मिलेगा हमें न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m, यहां पर ये v मैक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया वो इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया ये। अब आइंस्टीन के इस इक्वेशन से जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है इससे मेटल के सरफेस पर, उसका हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, यहां पर जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो बढ़ जाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा फोटॉन जो है इस मेटल पर इंसिडेंट करेंगे। तो आप सोचिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है, तो अब ज्यादा से ज्यादा जब फोटॉन इस पर आएंगे, तो अब यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल के सरफेस से बाहर निकलेंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका जो नंबर है वो लाइट के इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि अगर हम जो है यहां पर ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। हमने क्या किया, हमने लाइट जो यहां पर इंसिडेंट कर रहा है इसके फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया। तो अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ये न्यू जो है ये बढ़ाते हैं, तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये पॉजिटिव होगा और ये बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये भी बढ़ेगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट यहां पर जो है
इस मेटल पर इंसिडेंट करवाते हैं, डालते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकलेगा उसका ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आप लाइट इंसिडेंट करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम ये कहता है कि अगर यहां पर ये जो न्यू है, अगर ये न्यू कम होता है, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट से, तो उस केस में देखिए अगर ये इससे कम हुआ तो फिर ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। सो यहां पर ये जो है ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव होगा। अगर ये पूरा टर्म यहां पर निगेटिव होता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो निगेटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो नहीं सकता है, ये असंभव है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और हमें पता है कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यहां पर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। तो यहां पर ये हो गया इसका तीसरा नियम। अब चौथा ये है, कोई खास तो नियम नहीं है चौथा, वो ये है कि जब हम इस मेटल पर लाइट को जो है इंसिडेंट करवाते हैं, डालते हैं, तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन यहां पर इस सरफेस से बाहर निकल जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।